सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से आप स्कूल के विद्यार्थी हैज़ार्ड और रिसोर्स मैप बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम शुरुआत करें, ये हमारे ज्वारू कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा और ख़ासकर जो कोऑर्डिनेटिंग टीचर हैं, जो विद्यार्थियों को हैज़ार्ड एंड रिसोर्स मैप बनवाएंगे, उनसे अनुरोध भी रहेगा कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको वाइट चार्ट, सफ़ेद चार्ट लेना है। उसी के ऊपर आपने हैज़ार्ड एंड रिसोर्स मैप बनाना है। तो पहली स्लाइड से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने चार्ट पर बाउंड्री देकर नॉर्थ लगाना है। नॉर्थ, आप ये निशान देख सकते हैं। अब नॉर्थ निशान लगाया क्यों जाता है? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं या आपने किसी को कोई लोकेशन अपनी बतानी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ से इधर घूमते हुए, लेफ़्ट होते हुए, राइट होते हुए इस एक जगह पर आ जाइए। जो नॉर्थ है, नॉर्थ हमारा रेफरेंस का काम करता है। किसी एरिया की लोकेशन बताने के लिए, किसी एरिया की डायरेक्शन बताने के लिए। तो आप अपनी लोकेशन सबसे पहले अपनी पंचायत की लोकेशन इस माध्यम से सेट करेंगे, नॉर्थ लगाकर। अब बात शुरू होती है। आप में से कई जानते होंगे कि नॉर्थ किस तरह से लगाया जाता है, और मुख्यतः कईयों को नहीं जानते होंगे कि नॉर्थ कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आओ हम मिलकर अब देखते हैं कि नॉर्थ को किस तरह से पहचाना जा सकता है। मुख्यतः हमारे पास 4 दिशाएं होती है: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिसे आप सभी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि सूरज पूरब से उदय होता है। पूरब से उदय होता है तो आपको एक दिशा का तो पता ही है। अगर मैं आपको छोटी सी टेक्निक बताऊं, आप सूरज की तरफ अपना उल्टा हाथ कर दीजिए, यानी पूर्व दिशा में आपका उल्टा हाथ होगा, तो दिखती बात है कि आपका जो सीधा हाथ है वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ होगा और आपका शरीर का पिछला हिस्सा उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो ये एक आसान सी प्रक्रिया है उत्तर ढूंढने की। इसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि ये टेक्निक मुश्किल है या इससे आप उत्तर दिशा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कंपास के मेथड से, ये हर जगह अवेलेबल तो नहीं होगा पर बहुत से स्कूल्स में होगा, किसी के घर पर भी होगा। तो कंपास का काम मुख्यतः दिशा निर्धारित करना होता है, बताना होता है। तो आप आसानी से इससे नॉर्थ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उत्तर दिशा किस तरफ है। आगे की बात चले तो सेल फोन। आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, सेल फोन जिसे कहते हैं। तो आप सेल फोन की मदद से, मोबाइल की सहायता से आसानी से नॉर्थ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन पे मौजूद नहीं है तो आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से और आईफोन के ऐप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पर आपने जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन ज़मीन पर रखकर भी आप दिशा का पता लगा सकते हैं। सीधा होना चाहिए। कोई अगर जैसे आप हाथ पर, अगर मान लीजिए आपने फ़ोन इस तरह से पकड़ा है, तो आप नॉर्थ अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। या आपको हाथ पर सीधी तरफ फ़ोन रखना है या ज़मीन पे फ़ोन रख के आप नॉर्थ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे कि किस तरह से नॉर्थ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नॉर्थ आइडेंटिफाई करने के बाद जो अगला स्तर आप करेंगे अपने चार्ट पर, जो अगली आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे पंचायत बाउंड्री। अब हमें पंचायत बाउंड्री क्यों लगाने पड़ती है? हमें हमारे संसाधन सीमित हैं। हम बहुत बड़े क्षेत्र पे कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें समय भी अधिक लगता है, पैसे अधिक लगते हैं और आपकी एनर्जी अधिक लगेगी। इसलिए हमें एक छोटे क्षेत्र में ये एक्सरसाइज करने के लिए किसी एक क्षेत्र को उसकी बाउंड्री में बांधना पड़ेगा, किसी क्षेत्र को। तो आपकी पंचायत कितनी है और कहाँ तक फैली है, इसे आप पे अपने चार्ट पे ड्रॉ करना है।
और इसे ड्रॉ करते हुए आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हो सकता है कि अपनी पंचायत के बारे में नहीं पता हो कि कहाँ से कहाँ तक फैली है, कितने गांव आपकी पंचायत में आते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपनी पंचायत के पटवारी, प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी इनको अप्रोच कर सकते हैं। प्रधान को भी आपकी पंचायत की बाउंड्री का पता होगा, पंचायत सेक्रेटरी भी आपकी पंचायत की बाउंड्री को अच्छे से जानते हैं, और जो पटवारी है वो तो है ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो भी आपको अपनी आपकी पंचायत की बाउंड्री के बारे में जानकारी दे देंगे। अगर इससे अगले स्टेप की बात की जाए तो सबसे पहले जो आपने आइडेंटिफाई करना है वो करनी है वाटर बॉडीज़। आप देख भी रहे होंगे ये पंचायत कटराई पंचायत के आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पर रिवर भी है, जहाँ पर नाले मेजर भी हैं, कोई माइनर नाले भी हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी पंचायत में हो सकता है कि इससे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हो, कहीं पानी का स्टोरेज हो, कहीं बहुत बड़े नाले हों, और आपके पंचायत के आसपास से कोई नदी भी गुजरती हो। तो इस स्तर पर आपने सबने ध्यान रखना है कि जो आपके पंचायत में कोई भी छोटी या बड़ी वाटर बॉडी होंगी, आपने उनको अपने चार्ट पर शो करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप कोई नदी वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये रिवर बेड है। रिवर बेड मीन्स जहाँ तक नदी का फैलाव होता है। कई बार नदी पानी की कमी के कारण अपने रिवर बेड से पीछे हट जाती है, और कई बार पानी बढ़ जाता है तो अपने रिवर बेड से आगे बढ़ जाती है। तो आपने अंदाज़न कहाँ नदी है, कहाँ उसका रिवर बेड है। रिवर बेड जैसे मैंने बताया आपको कि कहाँ तक नदी का फैलाव है। रिवर बेड को आप हल्के नीले रंग से दर्शा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर नाले, मेजर नाला आप नीली दो समांतर रेखाओं की मदद से दिखा सकते हैं, जिस तरह आप अपने अभी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नाला मेजर नाला है, जिसमें कई बार बाढ़ की स्थिति भी आती है या कई बार पानी बिल्कुल सूख भी जाता है। पर आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारी में पूछ सकते हैं, बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं, पड़ोसियों से पूछ सकते हैं कि आपकी पंचायत में ऐसे कोई नाले हैं जो कोई मेजर नाले की स्थिति में आते हैं। अब ऐसा आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। ऐसा आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको अपने आसपास के छोटे बड़े नालों की पहचान होगी और उनसे होने वाले खतरों की, भविष्य में उससे उठने वाले जोखिमों की पहचान होगी, तो उसके आसपास आप लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। इसलिए आपको खतरों की पहचान करना ज़रूरी है। तो आप अभी जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रिवर को हमने गहरे नीले रंग से दिखाया, जिसे आप एज इट इज़ अपने चार्ट्स में दिखाएंगे। अगर कोई मेजर नाला है तो उसे समांतर दो रेखाओं के माध्यम से दिखाएंगे। अगर कोई छोटा नाला है तो उसे आप हल्के सिंगल लाइन से सिर्फ एक रेखा, नीली रेखा के माध्यम से दिखाएंगे। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके बाद आपके सामने रोड्स किसी पंचायत की, किसी एरिया की, या किसी अगर हम जिला की बात करें, एक लाइफलाइन होती है। रोड्स आपकी उसमें पक्के रोड्स भी हो सकते हैं, कच्चे रोड भी हो सकते हैं, स्टेट हाईवे हो सकते हैं, नेशनल हाईवे हो सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो आगे चलकर कैसे काम आते हैं तो मैं आपको वो आगे बताऊंगा। तो अभी शुरुआती समय में आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई नेशनल हाईवे है, आपने उसकी पहचान करनी है। उसके बाद कोई स्टेट हाईवे है, आपने उसकी पहचान करनी है। और अगर आप यहाँ देखें, अगर आपके पास कोई लिंक रोड या एम्बुलेंस रोड या आप उसे माइनर रोड कहें, उसकी पहचान करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप रोड्स ड्रॉ कैसे करेंगे। अगर आपके पास नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है तो उसे आप दो काली समांतर रेखाओं से, जो दो ब्लैक पैरेलल लाइंस,
उनकी मदद से आप दिखा सकते हैं कि ये आपके पास नेशनल हाईवे है, और स्टेट हाईवे के लिए भी एज इट इज़ आप इसी साइन के द्वारा दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई माइनर एम्बुलेंस रोड है जो गांव में एक गांव को, एक पंचायत में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, पंचायत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो काम आती है, जो इस तरह की रोड होती है या इस तरह की रोड होती है, जिससे आप अपनी पंचायत से भली प्रकार जानते होंगे कि कहाँ कहाँ रोड है, कोई छोटी रोड है, बड़ी रोड है, तो वो आपने शो करनी है अपने चार्ट में। अब सवाल पैदा होता है कि रोड्स दिखाना क्यों ज़रूरी है। किसी छोटी बड़ी आपदा या जोखिम के समय अगर आपको अपने आसपास के रोड्स का क्लैरिटी हो कि हाँ ये रोड है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पर इस चौराहे पर हो जाता है और ये चौराहा बंद हो जाता है, और आपको पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक सहायता देने के लिए ये रोड काम आ सकता है, तो वो आप तब मदद कर सकते हैं या दूसरों को सूचना दे सकते हैं जब आपको पता हो। इसी तरह मान लीजिए कहीं अग्निकांड ऐसे क्षेत्र में हो जाता है जो बहुत गांव के अंदर जाकर है, और जो आपके आसपास का एरिया है या आपको कोई मदद आ रही है उसको नहीं पता है कि किस तरह से वहाँ तक अप्रोच किया जा सकता है। अगर आपने इस तरह की एक्सरसाइज की होगी, अगर आप जानते होंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से रास्ता है, यहाँ पहुँचा जा सकता है, या यहाँ से रास्ता है, यहाँ अप्रोच किया जा सकता है, तो आप सोचिए कि किसी भी जोखिम में वो कितना मददगार दूसरों के लिए हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने आसपास के रोड्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक आपका मैप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें नॉर्थ होगा, जिसमें वाटर बॉडीज़ होंगी, जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे होंगे, जिसमें लिंक माइनर रोड, एम्बुलेंस रोड होंगे। तो अब तक आप अपने चार्ट पर इस तरह से कुछ देखेंगे कि आपका चार्ट अब इतना बन चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इससे आगे के स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं। ब्रिज, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह एक पुल आपने अपने चार्ट्स पर दिखाने हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये बहुत बड़े पुल हो, आप अपने गांव में पड़ने वाली छोटी पुलियों को, कंक्रीट की जो पुलियाँ होती है, लकड़ी की पुलियाँ होती है, सीमेंट से बनी पुलियाँ होती है, उसको भी दिखा सकते हैं। अब इसको दिखाने के पीछे, इसको आपके एक्सरसाइज में डालने के पीछे भी मेन कारण यही है कि आप जानें कि किस तरह कोई नदी के ऊपर कोई पुल बना है या कोई किसी मार्ग को आपस में जोड़ता हुआ पुल बन रहा है। तो अगर हम चार्ट पे बनाने की बात करें तो कुछ ब्रिज का चिन्ह इस तरह का होगा। आपने अपने पंचायत में ऐसे क्षेत्रों को देखना है जहां दो रोड्स को, दो सड़कों को आपस में किसी पुल द्वारा जोड़ा गया है, किसी दो गांव को आपस में पुल के द्वारा जोड़ा गया है। ऐसा आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी बाढ़ की स्थिति में, छोटे बड़ी बाढ़ की स्थिति में कोई गांव अगर सिर्फ पुल के माध्यम से जुड़ा है तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि अगर ये पुल टूट जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी गांव को, मान लीजिए कोई गांव यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में किसी गांव को अप्रोच कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए आपको अपने आसपास पड़ने वाले हर छोटे बड़े पुल की पहचान होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और पुल आप अगर इसमें ब्रिजेस डाल देंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने मैप आ जाएगा। अगला बहुत ज़रूरी जो पॉइंट आपने अपने मैप में शो करना है वो है भूसंकलन क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में अगर कहें तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कहेंगे। हम एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर हमारे आसपास ना जाने कितने भूसंकलन होते हैं। अब भूसंकलन मानवकृत क्रियाओं के द्वारा भी होते हैं और नेचुरल, प्राकृतिक भी होते हैं। पर हमारा मकसद इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ अपने आसपास
होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। तो अगर जैसे आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं कि ये हाईवे के साथ लगता क्षेत्र है जहां भूस्खलन का खतरा पूरा बना हुआ है। जिस तरह यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, ये रोड है, यहाँ आप देखेंगे गाड़ी खड़ी है, और भारी बारिश की स्थिति में या तेज हवा चलने के कारण कोई पत्थर यहाँ से गिरता है तो इन्हें भी खतरा है, यहाँ भी खतरा है। और इसी तरह आप यहाँ देख रहे होंगे कि घर के सामने ये पूरा क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित है। अगर भारी बारिश के कारण या किसी और अन्य कारणों के कारण, भूकंप के कारण यहाँ की ज़मीन खिसकती है तो जो ये घर है इन्हें खतरा हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने पंचायत में, अपने आसपास एक वार्ड के सभी बच्चे मिलकर अपनी पंचायत का एक रिसोर्स मैप और हैज़ार्ड मैप बना सकते हैं, जिसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पंचायत में कहाँ कहाँ भूस्खलन के खतरे हैं। तो आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि आप भूस्खलन के खतरों को कैसे अपने मैप में दर्शा सकते हैं। तो जो ये पंचायत की बाउंड्री के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई भूस्खलन का छोटा सा खतरा है, कि बहुत बड़ा खतरा नहीं, माइनर लैंडस्लाइड का खतरा है, तो आप तिरछी रेखाओं के माध्यम से उसको दर्शा सकते हैं अपने चार्ट पर। और अगर आपको ये लगता है कि हमारे पंचायत में या हमारे पंचायत के किसी गांव में बहुत ज़्यादा भूस्खलन का खतरा है, तो आप उसे ऐसे चिन्हित कर सकते हैं आड़ी टेढ़ी लाइनों की मदद से। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा है मेजर लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया और माइनर लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया। तो आप इसे एज इट इज़ अपने चार्ट पर दर्शाएंगे। तो अब आपको अगर भूस्खलन का क्षेत्र जब आपने दर्शा दिया तो इस तरह से कुछ पूरा मैप आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब भूस्खलन के बाद हमारे सामने बारी आती है बाढ़ की। हम पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं जहां भूस्खलन के साथ साथ बाढ़ों का भी उतना ही खतरा बना हुआ है। आप चाहे 2018 के फ्लड्स की बात कर लीजिए, आप चाहे 2015 के फ्लड की बात कर लीजिए, 95 के फ्लड्स की बात कर लीजिए, तो जितना नुकसान अगर कुल्लू अगर ज़िला की बात करें बाढ़ से हुआ है, उतना नुकसान किसी भी आपदा से नहीं हुआ है। करोड़ों अरबों के नुकसान हम देखते हैं कि नेशनल और इवन द इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स में भी वो वोल्वो बहती हुई दिख रही है, वो लोगों के घर टूटते हुए दिख रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बाढ़ से प्रभावित हमारे क्षेत्र हैं। अब आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। अब आप देखिए कि ये नदी बह रही है, ये ब्यास नदी है और साथ में ही घर बने हैं। अगर थोड़ा सा जल का स्तर और बढ़ता है तो इन घरों को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। दूसरा, अगर आप बात करें, यहाँ से नदी बह रही है और ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर आप अपने चार्ट पर दिखा सकते हैं कि आपकी पंचायत में कौन से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। अब बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की पहचान करना, जैसे मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप ये लोगों के बीच जागरूकता भी फैला सकते हैं। और अगर आप बाढ़ को चिन्हित कर लेंगे तो आपका जो मैप है, जो आपका चार्ट है, वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप देखिए कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते करते हमने नॉर्थ से आइडेंटिफाई करना शुरू किया था, तो इस तरह अब तक आपका मैप बन चुका होगा। तो आइए, अब तो हमने खतरों की पहचान की, इसके बाद हम संसाधनों, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हैज़ार्ड के साथ हम रिसोर्सेज को भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपने आसपास के रिसोर्सेज की पहचान कर सके कि क्या क्या संसाधन आपकी पंचायत में मौजूद हैं। अब मेडिकल फैसिलिटी किसी भी पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पंचायत में, आपकी पंचायत के किसी गाँव में कि कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो ये प्राइवेट क्लिनिक, सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल,
और इसके अलावा कोई प्राइवेट क्लिनिक अगर आपकी पंचायत में मौजूद है, आपकी पंचायत के किसी गांव में मौजूद है, तो आपको उसको चार्ट पर चिन्हित करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए एक्सरसाइज का पार्ट हमने इंक्लूड किया है क्योंकि आपको पहचान होगी कि आपकी पंचायत में कौन से प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो और इसे चिन्हित करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा प्लस का निशान, जिसे सिंपल से अगर हम सरल तरीके से समझाएं तो आपने चार्ट पे लगाना है। अगर आप लाल प्लस का निशान, रेड क्रॉस जिसे हम कह सकते हैं, वो लगाएंगे तो वो आपको हॉस्पिटल्स के लिए होगा, और अगर ग्रीन लगाएंगे वो आपके क्लिनिक्स के लिए होगा। तो आपने लाल रंग की सहायता से आपकी पंचायत में मौजूद कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल है आप उसको चिन्हित कर सकते हैं, और हरे रंग की सहायता से आपकी पंचायत में यदि कोई क्लिनिक है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद आपके मानचित्र में इस तरह से कुछ शो होगा कि आप मेडिकल फैसिलिटीज़ को चिन्हित किया है। अब एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट। अब जैसे हम जानते हैं कि जिस तरह से रोड्स बन रहे हैं और रोड वाइडर हो रहे हैं, डे बाई डे गाड़ियां बढ़ रही है, तो एक्सीडेंट चाहे वो गांव की बात क्यों ना हो, गांव में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपकी पंचायत में कुछ ऐसे स्पॉट ज़रूर होंगे, कुछ ऐसे स्थान ज़रूर होंगे जहां पर बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, जिन्हें हम एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने उन एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करनी है। तो खासकर ये कहाँ होते हैं, खासकर ये चौराहा होता है, स्कूल के आसपास होते हैं, जहाँ थोड़ा सा सीधा मार्ग होता है वहाँ होते हैं। तो आप इसकी पहचान करके अपने चार्ट पर दिखा सकते हैं। तो इसे आप इस चिन्ह के द्वारा दिखा सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन भी जो आपके कोऑर्डिनेटर टीचर हैं उनके साथ हम शेयर कर देंगे, ताकि आप और अच्छे से इसे समझ सकें, देख सकें, और इसको सहायता से आप अपना चार्ट बना सकें। तो एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जोखिम है, जो रोज़ाना, चाहे हम एक्सीडेंट्स को बहुत गहनता से नहीं लेते क्योंकि अब डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, पर अगर आंकड़ों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो जितने रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं लोग, उतना शायद किसी भी और भी घटना में नहीं मारे जाते। तो इस तरह से एक्सीडेंट एरिया ब्लैक स्पॉट्स दिखाने के बाद आपका मैप तैयार हो जाएगा। अब हमारे कुल्लू ज़िला में जो सबसे ज़्यादा घटनाएं होती है वो होती है आगजनी की, फायर की। अब हमें अपनी पंचायत में ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारी पंचायत में ऐसे कौन से गांव हैं या ऐसे कौन कौन से घर हैं जहां आगजनी का खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके लिए भी हमने एक्सरसाइज करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पिक्चर में पुराने घर देख रहे हैं तो आप पंचायत में जाएं और जितने भी पुराने घर हैं उनको आप फायर प्रॉन बिल्डिंग शो कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फायर का खतरा पुराने घरों से नहीं है। फायर या आगजनी का खतरा ज्वलनशील पदार्थ जो घरों के अंदर या आसपास एकत्रित किए जाते हैं उससे होता है। तो आपने पुराना घर देखकर ही अपने मैप पे शो नहीं कर देना है कि ये घर, इसको आगजनी का या फायर का बहुत ज़्यादा खतरा है। अब इनकी पहचान करते हुए आपने विशेष रूप से रखना है कि घरों के आसपास क्या कोई इलेक्ट्रिक पोल है, पोल के साथ कोई लाइन जा रही है जो घर की बिल्कुल छत पे है, जहां आसपास घास भी सूख रहा है, आसपास लकड़ी का ढेर भी है, जिनके कारण आने वाले समय में बहुत सी आग की घटनाएं हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इनकी पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात एक और भी आती है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको रोड भी दिखाने हैं, माइनर रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। अब आप उस एक्सरसाइज से इसको जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे इस पंचायत में, कटराई पंचायत में, इन घरों में आगजनी का खतरा बहुत ज़्यादा है।
अब जो रोड है वो कितनी दूर है और रोड से ये घर कितनी दूर है, अगर आगजनी की घटना हो जाती है तो क्या एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच सकती है, इस चीज़ के लिए भी ये एक्सरसाइज आपसे करवाई जा रही है। अब देखिए आप कि ये आगजनी वाले क्षेत्र है, ये आगजनी वाले क्षेत्र है, ये आपके माइनर रोड्स जिसे आप लिंक रोड्स कहते हैं, ये आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। अगर किसी फायर ब्रिगेड को इन स्थानों पर पहुंचना है तो क्या वो पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। अगर नहीं पहुंच सकती तो एक सोचने वाला विषय है, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी पहचान करना आपके लिए ज़रूरी है। और इस एक्सरसाइज में हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी है। जैसे मैंने आपको पिछली कुछ स्लाइड्स में बताया कि आपने हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करने थे, आपने कर दिए। अगर आप एक नज़र अपने हॉस्पिटल्स के आसपास मारें और देखें कि रोड के कितनी पास में है। अगर कोई घटना घट जाती है, जैसे मैंने ये लैंडस्लाइड, मेजर लैंडस्लाइड एरिया बताया, अगर यहाँ कोई घटना घट गई, यहाँ बहुत से घर हैं, तो क्या ये हॉस्पिटल कभी इनके काम आ सकते हैं, यहाँ आपको प्राथमिक उपचार मिल सकता है। यहाँ मैंने बताया कि ब्लैक स्पॉट है, यहाँ कोई बड़ी घटना घटती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाने में कितना समय लगेगा। इसलिए आपने इसकी एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से करना है, फील्ड में जाकर देख कर कहाँ है, कैसे है, उसके बाद आपने उसे अपने मैप में, अपने चार्ट पे शो करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है। तो आगे चलते हैं। आगे अनसेफ बिल्डिंग, ऐसी मुझे लगता है कि हर पंचायत के किसी ना किसी गांव में कुछ एक ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ एक ऐसे भवन्स होते हैं जो गिरने की कगार पर होते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पंचायत के किस गांव में ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बहुत खस्ता हालत में है, जो गिर सकती है। हो सकता है कोई छोटा सा भूकंप आए तब गिर जाए और उसके गिरने के कारण किसी को बहुत ज़्यादा जोखिम हो, वहाँ कोई आसपास बच्चा खेलता हो या आसपास कोई लोग चलते हों, कोई गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी में कोई बैठा व्यक्ति हो, तो आपको इसलिए ये आइडेंटिफाई करना, एक ऐसे भवन की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी हालत बहुत खस्ता है, जो कभी भी गिर सकती है और जिसके गिरने से आसपास भी नुकसान हो सकता है। ऐसी भवनों की पहचान कर आपने अपने चार्ट पर दिखाना है और इसकी पहचान आपको त्रिभुज बनाकर इसको इस तरह पूरा भरकर आपको अपने चार्ट पर दर्शाना है। और जब आप अनसेफ बिल्डिंग दिखा देंगे तो कुछ इस तरह से आपका पूरा चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब तक हमने खतरों के बारे में पढ़ा, जोखिमों के बारे में हमने चर्चाएं की। अब बात है इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, संसाधन जानना कि आपकी पंचायत के गांव में कोई क्या क्या संसाधन है। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से संसाधनों को देखना है। सबसे पहले कम्युनिटी शेल्टर्स। कम्युनिटी शेल्टर्स किसी पंचायत के, किसी गांव की बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं जहां भूस्खलन, आगजनी, बाढ़, ऐसी बहुत सी प्राकृतिक मानवकृत आपदाओं का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में कम्युनिटी शेल्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी कम्युनिटी हॉल को बना सकते हैं, आसपास किसी भवन को कम्युनिटी शेल्टर बना सकते हैं। पर सबसे पहली बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, किसी भी भवन को कम्युनिटी शेल्टर बनाने से पहले, चिन्हित करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो ये सब बातें हैं कि जहाँ कम्युनिटी शेल्टर बना है, क्या वो एक मजबूत बिल्डिंग है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप लोगों को तो बाढ़ से बचा के ले आए, पर हल्का सा भूकंप आया और वो भवन टूट गया। तो पहली बात कि वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, ओपन
एरिया अराउंड द बिल्डिंग। अब जब 50, 100, 150 हो सकता है पूरा गांव ही एक किसी शेल्टर में रह रहा हो, तो वहाँ आसपास खुला क्षेत्र भी होना चाहिए। और जो कम्युनिटी शेल्टर है ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ये आप दोनों चिन्हित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी कम्युनिटी शेल्टर प्राइवेट ही हो या ज़रूरी नहीं कि सरकारी ही हो। आप दोनों चिन्हित कर सकते हैं कि किसी बिल्डिंग में ये सब बातें अगर मौजूद हैं, चाहे वो निजी है चाहे वो सरकारी है, आप उसको कम्युनिटी शेल्टर शो कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है शुड बी अर्थक्वेक प्रूफ एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेस। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिल्डिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर भूकंप के झटके भी आते हैं तो भी उस भवन को कुछ ना हो, और वो मजबूत बेस पे बनी होनी चाहिए। कोई ऐसे क्षेत्र में आप भवन चिन्हित कर लेते हैं जिसे खुद ही भूसंकलन का खतरा बना हो कि वो लैंडस्लाइड में गिर जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी हॉल होना, शेल्टर होना। तो आपने ध्यान रखना है कि वो भूकंप रोधी एक बिल्डिंग हो और एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर बनी हो। वाटर शुड बी अवेलेबल इनफ। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ इतने सारे लोग रहेंगे वहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए आप जब कम्युनिटी शेल्टर आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने दिमाग में बिल्कुल ये बात बिठा लीजिए कि वहाँ पर पानी की पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। और लास्ट, प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी देयर। अब जहाँ 100, 150, 200 हो सकता है 500 लोग भी रह रहे हो, वहाँ सैनिटेशन, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो हैजा जैसी गंभीर बीमारियाँ भी फैल सकती है। इसलिए जहाँ आप शेल्टर ढूंढेंगे, चिन्हित करेंगे, वहाँ पर आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी कम्युनिटी शेल्टर चिन्हित करते हुए ये सब बातें आपने ज़रूर सोचनी है। अब इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, हो सकता है कि हर पंचायत पे ये वाला इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ना हो, पर जहाँ हो वहाँ आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपकी पंचायत में, आपके पंचायत के किसी गांव में फायर पोस्ट है या नहीं। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पंचायत कटराई में एक फॉरेस्ट का डिपो भी है। ये क्यों ज़रूरी है, ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसे तो हम एक अनसेफ बिल्डिंग में भी रख सकते थे क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा है, ये भी एक ज्वलनशील पदार्थ है। पर जब कभी कोई बाढ़ आती है या कोई ऐसी आपदा आती है जहां आप कम्युनिटी शेल्टर बनाते हैं, वहां आपको खाना भी तो बनाना है। हो सकता है आपको सिलेंडर्स ना मिले, आसपास मौजूद ना हो। आप मान लीजिए सर्दियों के मौसम में कोई त्रासदी होती है, बाढ़ की स्थिति होती है, फिर उस समय इस तरह के रिसोर्सेज काम आते हैं। कोई जो अभी मैं बात कर रहा था पिछली कुछ स्लाइड्स में कि कम्युनिटी शेल्टर्स है, वहाँ के लोग अगर ठंड में रह रहे हैं तो आप लकड़ी प्रोवाइड करवा सकते हैं उनके खाना बनाने के लिए, उन्हें आग सेकने के लिए इस चीज़ की व्यवस्था हो सकती है। आप अपने पंचायत में मौजूद डिपो को भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज में काउंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये गैस एजेंसीज है, भारत गैस की एक एजेंसी और एक इंडियन की एजेंसीज। ये एजेंसी भी अगर आपके पास आपके गांव में, गांव के किसी पंचायत के किसी गांव में मौजूद हो, आपको इसे भी ज़रूर अपने चार्ट पर शो करना है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। आगे की बात चले तो ये देखिए, आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल पंप्स, आजकल तो बहुत जगह कुछ कुछ अंतराल में आपको पेट्रोल पंप दिख जाते हैं। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पंचायत के पेट्रोल पंप्स हैं। अगर हैं तो आपने उसे चिन्हित करना है, अगर नहीं है तो आपने उसे रहने देना है। स्कूल भी एक शेल्टर, इम्पॉर्टेंट शेल्टर है। आपने देखा होगा कि कितने टूर्नामेंट्स स्कूल्स में होते हैं, चुनाव के दौरान स्कूल्स यूज़ होते हैं, आपकी किसी ग्राम सभा के दौरान स्कूल्स यूज़ होते हैं, या आपके गांव में किसी फंक्शंस में, मेलों में स्कूल यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप देखते हैं कि शौचालय की व्यवस्था भी होती है, बड़े हॉल भी होते हैं, साउंड सिस्टम भी होता है और अन्य सुविधाएं भी होती है। तो ये सब इतनी इसकी
विशेषताएं होने के कारण जो स्कूल्स हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, चाहे वो एलिमेंट्री के हों, सीनियर सेकेंडरी हो, हायर हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स किसी पंचायत में हो सकता है। कोई जोखिम होने पर या कोई आपदा आने पर हम उसे भी एज अ शेल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके गांव में या गांव पंचायत के किसी गांव में या पंचायत में कोई भी स्कूल मौजूद है, आप उसे ज़रूर अपने चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। अब आपने इसको अपने चार्ट्स पर दिखाना कैसे है। आप अब देखिए कि आपने रिसोर्सेज को, जो आपके आसपास के मुख्य जो संसाधन हैं, उन्हें चार्ट पर दिखाना कैसे है। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर कोई आपके पास संसाधन मौजूद है तो आप उसे 1, 2, 3, 4 करके दिखा सकते हैं। जैसे एक पे हमने कम्युनिटी हॉल बता दिया और उसे यहाँ लिख दिया। दूसरे पे हमने फायर पोस्ट बता दिया, फायर पोस्ट की लोकेशन बता दी और उसे 2 पे लिख दिया। 3 पे हमने फॉरेस्ट का डिपो बता दिया और उसे लिख दिया। गैस 4 पे गैस एजेंसी, ये देखिए ये एक गैस एजेंसी है, ये एक गैस एजेंसी है और उसे यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से जितने भी आपके वहाँ रिसोर्सेज होंगे, आप उसको एक नंबर बढ़ाते जाइए और लास्ट में यहाँ पर प्रदर्शित करते जाइए। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से कोई भी व्यक्ति आपकी पंचायत का ये समझ सकता है कि रिसोर्स कौन कौन से हैं और कहाँ पर है। तो आइए आगे चलते हैं। कुछ इस तरह से फाइनल मैप बनकर तैयार हो जाएगा जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर अब तक हमने जो भी चर्चा की वो सब यहाँ मौजूद है, चाहे नॉर्थ से लेकर सारे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज तक एक एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप अभी मैप बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, तो हर एक चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे उसकी एक्चुअल लोकेशन पर चिन्हित करना है। चिन्हित करने के बाद उसे लीजेंड में शो भी करना है, ताकि कोई और व्यक्ति भी आपके चार्ट को देखें तो आप वो आसानी से समझ सके कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ पर प्रदर्शित की हुई है। तो अब ये फाइनल मैप है जिसे हमने भी एक वाइट चार्ट के ऊपर बनाया है आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए कि किस तरह से एक चार्ट बनकर तैयार होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है अपने चार्ट्स के हैज़र्ड एंड रिसोर्स मैप, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। हैज़र्ड एंड रिसोर्स मैप आपने अपने चार्ट के टॉप पर लिखना है। लीजेंड्स वो होते हैं जो प्रदर्शित करते हैं चार्ट्स में हमने क्या क्या आइकन चिन्हित किए हैं। तो जैसे लीजेंड्स हैं, ये सब मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एक एक वो चीज़ें और वो क्या हैं वो लीजेंड शो करता है। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आपने अपनी पंचायत अपने चार्ट पर ज़रूर लिखनी है। तो जैसे ये कटराई पंचायत का मैप है तो हमने इसे शो किया है पंचायत कटराई। उसके बाद आपने लिखना है गांव अगर आप लिखते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं तो अगर आप पंचायत भी लिख देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, पंचायत। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने अपने मैप पर अपने चार्ट पर शो करना है वो है ब्लॉक। जैसे कि आप सब जानते हैं कुल्लू जिला में 5 ब्लॉक है, नगर, कुल्लू, बंजार, आनी, नीरमंड। तो आप ब्लॉक लिखेंगे और जब आपका काम जिला स्तर पर हम एकत्रित करेंगे, सभी स्कूल से आएगा तो हम उसे ब्लॉक वाइज बांट देंगे। इसलिए आपको अपना ब्लॉक प्रदर्शित करना अपने चार्ट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने रखी, 3 इम्पॉर्टेंट बात, एक तो हैज़र्ड एंड रिसोर्स मैप हेडिंग आप देंगे। दूसरा, आप पंचायत अपनी शो करेंगे कि कौन सी पंचायत का मैप आपने बनाया है। तीसरा, आप ब्लॉक शो करेंगे कि आपका जो
पंचायत है वो किस ब्लॉक में आती है। तो ये एक पूरी एक्सरसाइज है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसके लिए आपके कोऑर्डिनेटिंग जो टीचर है वो भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं अगर कोई संदेह हो, ताकि उस संदेह को भी दूर किया जा सके। और आपने ये एक्सरसाइज 5 जून से पहले पहले कर लेनी है। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपने कोई एक्सीडेंट एरिया बताया है, ये आपने कोई एक्सीडेंट का एरिया बताया है, तो आपने उसके आगे ज़रूर लिखना है कि ये कौन सा एक्सीडेंट एरिया है। ABC कुछ भी हो सकता है, ये आपकी पंचायत का कोई चौक हो, उसका नाम लेकर आपने ज़रूर लिखना है कि ये एरिया ये है। अगर जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है वहाँ आप लिख सकते हैं, उस स्थान का नाम लिख सकते हैं कि ये वो स्थान है। तो जैसे अगर ये चौक है, ये कटराई पंचायत का चौक है, यहाँ अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ शो किया है कटराई चौक। तो इस तरह से जो जो मुख्य आपको लगते हैं वहाँ आप उनको उनकी लोकेशंस का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे समझ पाए हों। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप अपने क्षेत्र को जानेंगे, आसपास के खतरों को पहचानेंगे, आपके आसपास क्या जोखिम है उसको पहचानेंगे, और साथ ही आप ये देखेंगे कि क्या संसाधन आपके आसपास मौजूद हैं। तो इस इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज को आप बहुत इंटरेस्ट से कीजिएगा। और आप जब एक बार फील्ड में जाएंगे, धीरे धीरे जब आप वो आंकड़ों को एकत्रित करना शुरू करेंगे, लोकेशंस को देखना शुरू करेंगे, तो निसंदेह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुल्लू ज़िला है, हम सब के एक संयुक्त प्रयासों से हम ये कोशिश करेंगे कि आपदाओं को तो रोका नहीं जा सकता, पर आपदाओं के प्रभाव को ज़रूर कम किया जा सकता है। तो आइए मिलजुल कर प्रयास करें, अच्छे के लिए कामना करें और हमेशा बुरे के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।